हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टेप नेक्स्ट स्टेप पर। दोस्तों मैं हूं रमेश चौधरी और अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12th, जिसकी पुस्तक पढ़ रहे थे अपन भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। इसका अध्याय 5 पढ़ रहे थे जिसका नाम है भू संसाधन और कृषि। इसका पार्ट 3rd तक अपन ने पढ़ चुके थे और आज अपन स्टार्ट करेंगे पार्ट 4th। वीडियो नंबर 4 अपन आज पढ़ेंगे। इससे पहले अपन इसी चैप्टर के 3 वीडियो में 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। अब आज अपन पढ़ते हैं खाद्यान्न फसलों का दूसरा। पहला खाद्यान्न फसलों में अपन ने अनाज पढ़ा, आज पढ़ेंगे अपन खाद्यान्न फसलों का दूसरा भाग, क्या, दालें। दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं कि दालें जो होती है वो प्रोटीन का मुख्य सोर्सेज होती है। प्रोटीन का मुख्य जो स्रोत होती है वो दालें होती है। भारत एक शाकाहारी देश है, यानी कि भारत की अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है और शाकाहारी लोगों का शाकाहारी भोजन में जो प्रोटीन का मुख्य अवयव होता है वो दोस्तों दालें ही होती है। तो एक तो दालें सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा दालें जो होती है वो नाइट्रोजन यौगीकरण में भी सहायक होती है। दोस्तों नाइट्रोजन यौगीकरण क्या होता है? दालें जो होती है वो फलीदार फसलें होती है और इनकी जड़ों में क्या होती है, ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। दालों की फसलों की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं और फलीदार फसलें होने की वजह से क्या करती हैं, वायु में जो नाइट्रोजन होता है उस नाइट्रोजन को अवशोषित करके उसका भंडारण करती है भूमि में, यानी कि भूमि में नाइट्रोजन की वृद्धि करती है, जिसकी वजह से भूमि की प्राकृतिक उर्वरकता में भी वृद्धि होती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो दालें होती है वो फलीदार फसलें होने की वजह से भूमि में प्राकृतिक उर्वरकता को बढ़ावा देती है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं दालें जो है भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के 11% भाग पर बोई जाती है। और दालों में अपन प्रमुख जो फसलें हैं चना और अरहर यानी कि तुर के बारे में अपन बात करेंगे, चना और अरहर के बारे में। सबसे पहले अपन देखते हैं चना, जिसे दालों का राजा भी कहते हैं। दालों का राजा चना को कहते हैं। चना एक उपोष्ण कटिबंधीय फसल है जिसे रबी की ऋतु में बोया जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय फसल है और रबी की ऋतु में बोया जाता है। दोस्तों चने की फसल तैयार करने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। ये सूखा भी सहन कर जाता है, यानी कि 1-2 बारिश काफ़ी होती है। अगर बारिश नहीं होती है तो 1-2 बार सिंचाई अगर कर दी जाए तो चना आसानी से उत्पादित किया जा सकता है। तो रबी की ऋतु में बोया जाता है, उपोष्ण कटिबंधीय फसल होता है। देखो दोस्तों पहले जो चना है वो अधिकांश बहुत ज़्यादा उत्पादित किया जाता था, लेकिन जब हरित क्रांति सामने आई यानी कि 1970 में खाद्यान्न फसलों को, अनाजों को बढ़ावा दिया जाने लगा, तो उस टाइम पे चने की जो जगह है वो गेहूं और चावल ने ले ली। जहाँ पर चना उत्पादित होता था पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर अब चने की जगह गेहूँ और चावल उत्पादित होने लग गया हरित क्रांति के दौरान 1970 के बाद में। और अभी जो है देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 2.8% भाग पर चना बोया जाता है। इसके मुख्य उत्पादक जो राज्य है, चना के मुख्य उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान आता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान चना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य हैं। चना के बाद में दूसरी अपन दालें पढ़ते हैं अरहर, जिसे तुर भी कहते हैं, लाल चना भी कहते हैं और पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अरहर, तुर, लाल चना, पिजन पी ये सब एक ही फसल का नाम है, जिसे अपन अरहर कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। इसे लाल चना या पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। इसे लाल चना भी कहते हैं या फिर पिजन पी भी इसे कहते हैं। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 2% भाग पर अरहर की खेती की जाती है। देश का जो कुल बोया हुआ भाग है उसके 2% भाग पर इसकी खेती होती है। आगे अपन देखते हैं सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन महाराष्ट्र करता है। महाराष्ट्र अकेला ऐसा राज्य है जो देश के आधे से ज़्यादा का अधिक उत्पादन अरहर का अकेला महाराष्ट्र करता है। महाराष्ट्र के बाद में जो है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहाँ पर भी अरहर का उत्पादन अधिक होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में होता है। तो दोस्तों ये थी आपकी दालें। अब पढ़ते हैं अपन तिलहनी फसलें। सबसे पहले अपन देखते हैं भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के 14% भाग पर तिलहनी फसलें बोई जाती है। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के 14% भाग पर तिलहनी फसलें बोई जाती है। और तिलहनी फसलों में अपन पढ़ेंगे मूंगफली के बारे में, तोरिया व सरसों के बारे में, सोयाबीन और सूरजमुखी के बारे में। 4 तिलहनी फसलों के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं मूंगफली, जो कि विश्व में
15% मूंगफली का उत्पादन भारत करता है। भारत में सबसे ज़्यादा जो तिलहनी फसल उत्पादित होती है वो मूंगफली है और विश्व में 15% मूंगफली का उत्पादन अकेला भारत देश करता है। भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के 3.6% भाग पर मूंगफली पैदा की जाती है। जितने क्षेत्र में भारत में कृषि कार्य होता है उसके 3.6% भाग पर मूंगफली बोई जाती है। मूंगफली को खरीफ की ऋतु में बोया जाता है, आप अच्छी तरह जानते हो, और इसके मुख्य उत्पादक राज्य गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु है। मूंगफली के सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले राज्य हैं गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। मूंगफली के बाद में अब आता है तोरिया और सरसों। तोरिया और सरसों में राई, सरसों, तोरिया और तारामीरा फसल को शामिल किया जाता है। यानी कि तोरिया और सरसों में कौन कौन सी फसलें शामिल होती हैं? राई शामिल होती है, तारामीरा शामिल होता है, सरसों और तोरिया ये सब शामिल होते हैं। और ये जो भी फसलें हैं ये सब की सब रबी की ऋतु में बोई जाती है, शरद ऋतु में बोई जाती है। बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है इनको, लेकिन ये फसलें पाला सहन नहीं कर सकती, इसलिए इसका उत्पादन में हमेशा उतार चढ़ाव आता रहता है भारत में। यानी कि ये फसलें पाला सहन करने में असमर्थ होती है और सर्दियों में पाला पड़ता है। तो देखो, भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के 2.5% भाग पर सरसों और तोरिया की फसल ली जाती है। रबी की ऋतु में बोया जाता है और पाला सहन करने में असमर्थ होती है। आगे अपन देखते हैं सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है। राजस्थान में, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश। इसके बाद में अपन चलते हैं सोयाबीन। सोयाबीन भी एक मुख्य तिलहन फसल है जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र करता है। फिर इसके बाद में आता है सूरजमुखी। सूरजमुखी का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ये हुई आपकी तिलहनी फसलें। कौन कौन सी थी? 4 तिलहनी फसलें थी, मूंगफली, उसके बाद में तोरिया और सरसों, उसके बाद में सोयाबीन और फिर सूरजमुखी। अब देखते हैं अपन रेशेदार फसलें जिनसे रेशा प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, रेशेदार फसलें जो होती हैं उनसे रेशा बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है, बोरे, थैलियाँ, ये सब चीज़ें इनसे बनाई जाती हैं। तो रेशेदार फसलें 2 प्रमुख फसलें हैं भारत की, कपास और जूट। मुख्य रूप से कपास और जूट। एक चीज़ दोनों फसलों के बारे में समझ लीजिए आप कि ये वाला जो भाग था, ये वाला भाग था जब भारत और पाकिस्तान कंबाइंड थे 1947 से पहले, तब यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था कपास का। दूसरा, ये वाला जो भाग था यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था जूट का। क्लियर है? यहाँ पर क्या होता था दोस्तों? कपास, और यहाँ पर क्या होता था? जूट। इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। राजस्थान का जो इसमें है पार्ट कम आता है और गुजरात, महाराष्ट्र इसमें बढ़ जाता है। तो देखिए, दोनों जगह आपको देखने को मिल रहा है कि जब देश का विभाजन हुआ 1947 में, 1947 में, तो क्या हुआ? कपास उत्पादक जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान में चला गया और जूट उत्पादक क्षेत्र था वो बांग्लादेश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। दोनों तरफ से जो रेशेदार फसलों के उत्पादन क्षेत्र थे वो एक बांग्लादेश में चला गया और दूसरा पाकिस्तान में। यहाँ पर कौन सा देश है? पाकिस्तान, और यहाँ पे कौन सा देश है? बांग्लादेश। तो जूट उत्पादन क्षेत्र तो कहाँ चला गया दोस्तों? बांग्लादेश में। और कपास उत्पादन क्षेत्र कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखते हैं अपन इन फसलों के बारे में। पहली आती है कपास। खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। कब बोई जाती है? खरीफ की ऋतु में। और इसका उत्पादक क्षेत्र का अधिकांश भाग पाकिस्तान में चला गया, जो अभी अपन ने डिस्कस किया। फिर इसके बाद में देखो, भारत में दोनों तरीके की जो कपास है वो पैदा की जाती है। एक तो छोटे रेशे वाली जिसे इंडियन कपास कहते हैं, इंडियन कॉटन कहते हैं, भारतीय कपास भी कहते हैं, और एक होती है लंबे रेशे वाली जिसे अमेरिकन कपास कहते हैं। छोटे रेशे वाली कपास को भारतीय कपास और लंबे रेशे वाली कपास को अमेरिकन कपास कहते हैं। अमेरिकन जो कपास है उसे भारत में उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर इसे नरमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नरमा कहते हैं। अब आगे देखते हैं पर इसके प्रमुख, पहले एक चीज़ और मुख्य पॉइंट क्या है कपास का? कपास में फूल आते समय, कपास में जब फूल आते हैं उस समय आसमान जो है वो बादल रहित होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरीके से साफ होना चाहिए आकाश, बादल नहीं होने चाहिए, वरना कपास उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। तो क्या फूल आते समय आकाश बादल रहित होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल साफ आसमान होना चाहिए। अब अपन आगे देखते हैं इसके उत्पादन राज्य, कहाँ कहाँ पर ये उत्पादक होता है? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे गुजरात आ गया आपका, यहाँ पे महाराष्ट्र आ गया।
यानी कि यहाँ पे गुजरात और यहाँ पर महाराष्ट्र ये मुख्य रूप से कपास का उत्पादन करते हैं। और बाकी क्षेत्र कहाँ चला गया दोस्तों? पाकिस्तान में चला गया। एक चीज़ आप और देख लेना साथ ही, गुजरात और जो महाराष्ट्र है यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र की मिलें भी है, सूती वस्त्र की मिलें हैं, कॉटन मिल्स है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन हो रहा है, कॉटन का उत्पादन हो रहा है, तो कॉटन जो कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज़ है, सूती वस्त्र की मिलें हैं, वो भी सबसे ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र में ही स्थापित हुई है। आपने नाम सुना होगा सूती वस्त्र के लिए, सूरत का नाम सुना होगा आपने, इसके अलावा अहमदाबाद का नाम सुना होगा जो कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। आगे अपन देखते हैं दूसरी रेशेदार फसल कौन सी? जूट। जूट दोस्तों एक मोटे धागे वाली फसल होती है ना, जिससे बोरे बनाए जाते हैं, थैले बनाए जाते हैं, दरियाँ बनाई जाती है, गलीचे बनाए जाते हैं, मोटे वस्त्र बनाए जाते हैं, शॉर्ट में अपन कह सकते हैं। तो जूट से मोटे वस्त्र बनाए जाते हैं, बोरे थैला वगैरह बनाया जाता है, और देश के बोए गए क्षेत्र के 0.5% भाग पर बोया जाता है। और मुख्य रूप से आप बताइए कहाँ पर बोया जाता है? यहाँ पर आपका आ गया पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर आ गया आसाम। ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल, और ये कौन सा आ गया? आसाम। और बाकी जो क्षेत्र है वो कहाँ चला गया? वो बांग्लादेश में चला गया। तो इस तरीके से अपन ने तिलहनी फसलें और रेशेदार फसलें इनको कंप्लीट किया। अब आगे जो फसलें बची, रेशेदार फसलें पढ़ने के बाद में अब अपन पढ़ते हैं अन्य 3 फसलें, जिनमें 2 अपन पेय फसलें पढ़ेंगे, चाय और कॉफ़ी, और एक पढ़ेंगे गन्ना के बारे में। सबसे पहले अपन देखते हैं गन्ना। गन्ना दोस्तों जिसे इंग्लिश में शुगर कैन कहते हैं, और चीनी उत्पादन में जो कच्चा माल बनता है गन्ना, ब्राज़ील के बाद भारत का गन्ना उत्पादन में दूसरा स्थान है। यानी कि विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश है? ब्राज़ील है। विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन ब्राज़ील करता है, उसके बाद में भारत का नंबर आता है। भारत विश्व के 19% गन्ने का उत्पादन करता है। विश्व में कुल गन्ने उत्पादन का 19% जो प्रोडक्शन है वो भारत में होता है। इसके बाद में अपन देखें भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के, यानी कि भारत का जो शस्य क्षेत्र है जिस पर भारत पे खेती की जाती है, उसके 2.4% भाग पर गन्ने की खेती की जाती है। आगे अपन देखें गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है, यानी कि गर्मी वाली फसल है, जिसे बहुत ज़्यादा आर्द्रता की आवश्यकता होती है, यानी कि आर्द्र क्षेत्रों में से बोया जाता है, यानी कि इसे बहुत ज़्यादा गर्मी, साथ में बहुत ज़्यादा वाटरफॉल, बरसात या पानी की आवश्यकता होती। इसके बाद में देखते हैं अपन सर्वाधिक जो इसका उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु ये मुख्य राज्य उत्पादन में अपना स्थान रखते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होता है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन दोस्तों उच्च गुणवत्ता वाला जो गन्ना है वो नॉर्थ इंडिया में न होकर साउथ इंडिया में होता है, यानी कि जो दक्षिणी भारत में गन्ना उत्पादन होता है, जिसे अपन तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक का नाम ले सकते हैं। इन राज्यों में उत्पादित होने वाला जो गन्ना होता है उसमें सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी भारत की जो जलवायु है वो उष्ण आर्द्र जलवायु है, और गन्ने के लिए एक अच्छी जलवायु उष्ण आर्द्र जलवायु होती है, इसलिए गन्ने का अच्छा उत्पादन और उसमें ज़्यादा सुक्रोज की मात्रा दक्षिण भारत में उत्पादित होने वाले गन्ने की होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं चाय की, पेय पदार्थों की बात करेंगे अपन। 2 फसलें अपनी बची है, चाय और कॉफ़ी। सबसे पहले अपन बात करते हैं चाय की। दोस्तों चाय एक ऐसी फसल है जिसे बागानी फसल भी अपन कह सकते हैं, रोपण फसल भी अपन कह सकते हैं, जिसे पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान वाली जगह बोया जाता है। कहाँ बोया जाता है दोस्तों? ढलान वाली जगह बोया जाता है। क्यों? क्योंकि चाय की जो पत्तियां होती है वो बिल्कुल कोमल होती है, और इन्हें वर्ष भर हल्की पानी की बौछारों की आवश्यकता होती है। दूसरा, हल्की पानी की बौछारें होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? इसकी जड़ों में पानी ठहरना भी नहीं चाहिए, यानी कि पानी का बहाव होते रहना चाहिए। तो चाय के लिए जल निकास वाली ढलान वाली जो भूमि होती है वो उपयुक्त होती है, और अधिकांश रूप से ये पर्वतीय क्षेत्र है जो कम ढलान वाले होते हैं। यह एक पेय फसल है और रोपण कृषि का एक अच्छा उदाहरण है। पीने वाली फसल है और साथ ही रोपण कृषि भी है। काली चाय को किण्वित किया जाता है। दोस्तों चाय 2 प्रकार की होती है, काली चाय और हरी चाय। काली चाय को किण्वित किया जाता है, जबकि हरी चाय अकिण्वित होती है, यानी कि उसे किण्वित नहीं किया जाता। इसकी पत्तियों में कैफीन और टैनिन की मात्रा पाई जाती है। चाय की पत्तियों में किसकी मात्रा पाई जाती है? कैफीन और टैनिन नामक तत्वों की मात्रा पाई जाती है। इसकी शुरुआत, भारत में चाय की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। कब की थी? 1840 में।
यानी कि चाय की खेती की शुरुआत भारत में 1840 में हुई। और कहाँ से हुई? ब्रह्मपुत्र घाटी से। असम की जो ब्रह्मपुत्र घाटी है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई 1840 में। अंग्रेजों ने इसका सबसे पहले इसकी खेती शुरू की। विश्व में 21% चाय का उत्पादन भारत देश करता है। और भारत जो है चाइना के बाद में दूसरा स्थान चाय उत्पादन में रखता है। यानी कि 21% उत्पादन करके चाइना के बाद में दूसरा स्थान भारत का है। अब आगे अपन चलते हैं। आगे पॉइंट क्या है? सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आसाम में होता है। सबसे ज़्यादा आसाम में इसका उत्पादन होता है। इसके बाद में पश्चिम बंगाल दूसरा मुख्य उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल में कौन से क्षेत्र हैं? जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कूच बिहार। जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कूच बिहार, इसके अलावा आसाम, जहाँ पर चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। एक बार मानचित्र में देख लीजिए आप। देखो मानचित्र में मैंने 3 जो है संकेत बनाए हैं। एक गन्ना का है, एक चाय का है और एक कॉफ़ी का है। दोस्तों जहाँ पे मैंने ये वाली लाइन खींची है, ये मतलब क्या है? यहाँ पे गन्ना का उत्पादन होता है। तो इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश क्षेत्र आ गया। इसके अलावा अगर अपन देखें तो दक्षिणी भारत में कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य को भी कवर कर रखा है गन्ना ने। दूसरा चाय का आता है। चाय में खड़ी लाइनें हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, यानी कि जो ईस्ट पार्ट है भारत का, यानी कि जिसमें आसाम और पश्चिम बंगाल आते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। तीसरा चलते हैं अपन थर्ड, जो कि है कॉफ़ी। कॉफ़ी भी देखो, कॉफ़ी के जो बीज होते हैं दोस्तों, कॉफ़ी के बीजों को पीस कर एक पाउडर बनाया जाता है जिससे कॉफ़ी बनती है। कॉफ़ी यानी कि इसमें क्या होता है? इसकी पत्तियों को किण्वित करते हैं, जबकि कॉफ़ी में क्या करते हैं? बीजों को पीसा जाता है और उसे पाउडर बनाया जाता है। कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी की 3 प्रमुख किस्में होती हैं, अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका। कौन कौन सी? अरेबिका, रोबस्ता, लिबेरिका। भारत में मुख्य रूप से अरेबिका किस्म की जो कॉफ़ी है उसका उत्पादन होता है, जिसकी विश्व में सबसे ज़्यादा मांग होती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी किस्म उत्पादित की जाती है? अरेबिका किस्म। वैसे 3 किस्में हैं इसकी, अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका। आगे अपन देखते हैं कि भारत जो है विश्व की 3.7% कॉफ़ी का उत्पादन करता है। विश्व में जो कुल कॉफ़ी उत्पादन होता है उसका 3.7% अकेले भारत देश में उत्पादित किया जाता है। विश्व में इसका 7वां स्थान है। 6 ऐसे देश हैं जो इससे ज़्यादा उत्पादित करते हैं, भारत से ज़्यादा उत्पादन करते हैं। भारत में अगर बात करें तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जो है मुख्य रूप से कॉफ़ी का उत्पादन करते हैं। यहाँ देखिए आप, इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तीनों का भाग आ रहा है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर मुख्य रूप से कॉफ़ी का उत्पादन करता है। देखिए ये आपका यहाँ पे आ गया केरल, नीचे वाला भाग आ गया तमिलनाडु और इधर वाला भाग आ गया कर्नाटक। इस तरीके से तीनों जो राज्य है वो कॉफ़ी उत्पादन में प्रमुख स्थान रखते हैं। तो दोस्तों ये जो है आपकी क्रॉप्स कंप्लीट हुई। भारत की जो मुख्य फसलें थी वो कंप्लीट हुई। अपन ने खाद्यान्न फसलों से स्टार्ट किया। अनाज पढ़े, अनाजों में अपन ने मुख्य अनाज पढ़े 2, इसके अलावा मोटे अनाज पढ़े 2-3, इसके अलावा फिर अपन ने बाद में पढ़ा अपनी तिलहनी फसलें, दालें पढ़ी अपन ने, रेशेदार फसलें पढ़ी, पेय फसलें पढ़ी, गन्ना पढ़ा। इस तरीके से भारत की जो मुख्य जो फसलें हैं वो अपन ने कंप्लीट कर ली है। और ये आपका लेक्चर नंबर 4 था। अब अपन लेक्चर नंबर 5 में अपन देखेंगे कि भारतीय जो कृषि है उसके विकास की क्या संभावनाएं हैं, वो किस तरीके से विकास कर रही है, या फिर भारतीय कृषि के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं जो इसके विकास में रुकावट बनी हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहता है और मैं आगे काम करता रहता हूँ। और अगर आपको पसंद आए तो अपने सहपाठियों के साथ में इसे शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं जरूर। थैंक यू सो मच।